नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। रीट 2024 का चाहे आपका लेवल 1 का एग्जाम हो चाहे लेवल 2 का एग्जाम हो, आज उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटजी किसके लिए है? 15 दिनों के लिए है, जो आपके लास्ट 15 दिन बचे हैं। लेकिन आप इस स्ट्रेटजी से 100% पास कर लेंगे इस एग्जाम को। तो ये जो आपका रीट का एग्जाम है, इसमें मैंने भी अपना फॉर्म भरा है, तो आप मेरा रिजल्ट भी देख सकते हो। अभी तक मैंने इसका एक भी बार एग्जाम नहीं दिया रीट का, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये रीट का एग्जाम मेरा भी पास होगा और आज की ये वीडियो जो देखेगा उसका भी पास होगा। तो क्या है, ऐसा क्या रीजन है, वही आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज क्या डेट है। 11 फरवरी है आज। तो आपका एग्जाम कब होना है? या तो 27 फरवरी को होगा या फिर 28 फरवरी को। लेकिन मैंने आपके 28 फरवरी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि चाहे 27 फरवरी हो या 28, हम कम से कम टाइम लेकर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे 16 दिन का अभी गैप है, लेकिन मैंने 15 दिन की स्ट्रेटजी बनाई क्योंकि आप 27 को तो पढ़ेंगे नहीं। तो 26 तारीख तक की जो स्ट्रेटजी है वो आज से मायने रखेगी। तो अभी आपके पास आज का भी पूरा दिन है। तो आप बात करते हैं इस पूरी वीडियो में क्या मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो। तो आपने देखा होगा कि अभी इससे पहले मैंने जो जो एग्जाम दिए हैं, जितने भी टेट के हैं, जैसे कि यूपी टेट, पहले ही अटेम्प्ट में पास किया है यूपी टेट। उसके बाद दिया था मैंने सी टेट, पहले ही अटेम्प्ट में पास किया है सी टेट। इसके बाद दिया था एमपी टेट, पहले ही अटेम्प्ट में पास किया था एमपी टेट। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ये टेट हैं, कभी भी किसी भी मैंने टेट के एग्जाम का ना तो सिलेबस देखा है, ना कोई उसके लिए अलग से किताब खरीदी है। तो ये कैसे पास हुए हैं, वो भी पहले अटेम्प्ट में। तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि लास्ट टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सबसे ज्यादा। अब प्रैक्टिस लास्ट टाइम पर सबसे अच्छी कैसे हो सकती है? मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसे लगाने हैं कि जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो। मेन रीजन यही है कि मॉक टेस्ट हर कोई लगाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि कैसे लगाने हैं। इसका एक तरीका होता है कि आप बिल्कुल ऐसे करने हैं जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, यानी कि पूरा 2.5 घंटा आपको ऐसे करना है जैसे पूरे के पूरे आप वहीं पेपर में बैठे हो। एक बार में ही आपको पूरा मॉक टेस्ट खत्म करना है। और सबसे पहले, अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया अभी तक, तो देखिए रीट का एग्जाम 2011 से हो रहा है और 2022 में लास्ट हुआ है। तो इसके 6-7 हैं, कई किसी किसी ईयर में ये वाला एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसलिए कुछ कम है, पूरे हम 11-12 नहीं कह सकते। इसलिए आपको 6-7 पेपर मिल जाएंगे रीट के ही, तो आप उससे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। दूसरी बात, आपका मॉक टेस्ट लगाने से माइंड डेवलप होता है, सेट हो जाता है कि कैसे हमको एग्जाम में करना है। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, जैसे कि लेवल 1 में आपको पता है कि हिंदी आती है, सीडीपी आती है, मैथ आती है, ईवीएस आती है, और उसके अलावा लास्ट कौन सा रह गया, हिंदी की दूसरी लैंग्वेज होती है, चाहे आप संस्कृत लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए, वो आती है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब किसी को कोई सा सब्जेक्ट पहले करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहले सब्जेक्ट वही करना जो आपको अच्छे से आता है, जिससे क्या होगा कि आप उसको फ्री माइंड में अच्छे से कर पाएंगे। शुरुआत का टाइम हमको काफी अच्छी तरह यूज करना होता है, वरना क्या होता है कि ये 2.5 घंटे में पता पड़ता है 1.5 घंटे तक हमने 2 ही सब्जेक्ट करे, फिर बचे 1 घंटे में 3 सब्जेक्ट एकदम से करना। उसके लिए फिर स्पीड बढ़ाना, और स्पीड बढ़ाने से ही क्या हो जाता है, गलत होने लग जाता है। तो अगर आप शुरुआत से ही स्पीड को लेवल में टाइम से रखे चलेंगे तो वो आपका एग्जाम सही रहेगा पूरा। तो आपको ये चीजें अभी मॉक टेस्ट करके ही पता पड़ जाएंगी सब, कि पहले हिंदी में कितना टाइम लग रहा है, सीडीपी में कितना लग रहा है, मैथ में कितना लग रहा है, इंग्लिश में, ईवीएस में कितना टाइम लग रहा है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक हो उसको सबसे लास्ट में करना। और आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें 0.3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 1 नंबर का तो एक क्वेश्चन है और 0.3 की नेगेटिव मार्किंग और है ऊपर से। लेकिन ये कब है? जब आप क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे रहे हो। उसमें 5 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी करके, और आपको 5वां जो ऑप्शन मिलेगा ई वाला, इसका मतलब ये है कि आप इन 4 में से कोई भी आंसर नहीं लगा रहे हो, तब आप ई वाला लगाओगे। तो ये इसलिए रखा है इसमें क्योंकि करप्शन ना हो, इस वजह से। वरना ओएमआर सीट खाली छोड़ देते हैं और बाद में घूसखोरी देकर, पैसे देकर बाद में वो सही सही आंसर फिल करवा लेते थे ओएमआर सीट में। इस वजह से ये सरकार ने कदम उठाया है कि आपको 5वां ऑप्शन भर के ही आना है, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी, वो भी 15 क्वेश्चन तक।
15 क्वेश्चन के बाद आप फेल माने जाओगे अगर आपने 16 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो इसका मतलब तो ये हुआ सीधे सीधे आपको एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। इसलिए आपको अपनी स्पीड बना के चलनी है, जो कि आपका पेपर जितना भी आप अटेम्प्ट करें पूरा अपने माइंड से करें। ये नहीं है कि बिना देखे ही आंसर के आंसर भरे जा रहे हैं, लास्ट में इतने लेट हो गए, इतना आपने शुरुआत में स्लो कर दिया। ये सब चीजें आपको कैसे पता पड़ेंगी, जब आप शुरुआत से यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाकर, ये लास्ट के 15 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका माइंड अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि क्या करना है हमें एग्जाम में। मैंने जितने भी ये अभी आपको 3 एग्जाम बताए हैं, इन तीनों एग्जाम में हमेशा यही किया है कि जो PYQ है और जैसे भी मॉक टेस्ट होते हैं, ये मॉक टेस्ट आप किताब से भी कर सकते हो और टेस्ट बुक पर भी कर सकते हो। तो यूपी टेट, सी टेट, ये सारे क्या है, इनके सबके PYQ आपको टेस्ट बुक पर एक जगह ही मिल जाते हैं। एमपी टेट और यूपी टेट ये दोनों सेम है। सी टेट इनमें सबसे ईजी है, तो सी टेट की तो बात ही छोड़िए। लेकिन यूपी टेट और एमपी टेट और रीट तीनों के तीनों सेम है। इन तीनों में क्या आता है कि पेडागोजी बहुत कम आती है, इतनी नहीं आती जितनी सी टेट में आती है। सी टेट में तो आधी 50% पेडागोजी होती है और 50% आपका सब्जेक्ट कंटेंट होता है, जबकि रीट में 80% या 70% इसका जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो है, और 30% और 20% इसका क्या है, पेडागोजी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ये चीजें तो आपकी स्ट्रेटजी रही कि आपको लास्ट टाइम पर डेली 1 दिन या 2 दिन में एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट करना है, और बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में हो, एक बार में ही पूरा 2.5 घंटे में करके ही हटना है आपको। और कोशिश करिए कि आपका पहले से पहले हो जाए, 2.5 घंटे से, यानी कि 2 घंटे में हो जाए, और उससे पहले हो जाए तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप OMR सीट है आपके पास तो आप पूरा 2.5 घंटा लीजिए, क्योंकि गोले भरने में जो टाइम लगता है वो आपको अभी नहीं पता पड़ेगा, वहां पर जाकर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर अगर बिना OMR सीट के कर रहे हो तो 2 घंटे से पहले पहले ये अपना मॉक टेस्ट खत्म कर लेना है, और अगर OMR सीट है तो आप पूरा 2.5 घंटे में कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने टाइम का जो मैनेजमेंट है वो एग्जाम हॉल में बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अभी प्रेशर ले लिया तो वहां पर भी आप गलत ही कर पाओगे। तो अगर उस प्रेशर को अभी से हैंडल करना है तो आप डेली या 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए, और ये मॉक टेस्ट करने के बाद इसका सबसे ज्यादा जरूरी है एनालिसिस। अगर आप पेपर करते जा रहे हो और उसके एनालिसिस नहीं कर रहे हो तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस कैसे करना है, सबके आंसर देखने अच्छे से, जो आते हैं वो भी, जो रॉन्ग है वो भी, और जो सही करे हैं आपने वो भी, यानी गलत और सही सारी क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैंने ये किया था, इसका मैं यही सोच रहा था और वही मेरा सही हुआ। फिर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इस सब स्ट्रेटजी के अलावा और क्या मैं आपके लिए करने वाला हूँ, तो ये देख रहे हैं आप बाल विकास। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, ऐसे जो पॉइंट है ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में ये सबसे पहला पॉइंट है बाल विकास का। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना है इसमें, और विकास के विभिन्न आयाम हैं, विकास के सिद्धांत हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विशेष रूप से कौन से हैं, परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध है। और इसके बाद इसी बाल विकास के अंदर है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। आप देख सकते हैं ये फोटो, इसमें 7 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रीट का ही सिलेबस है इसी बार का। तो सबसे पहला वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा था आपके लिए। तो ये चीजें हमें सबसे पहली एक वीडियो आपको मिलेगी, उसमें ये सब चीजें होंगी, और रीट से रिलेटेड आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत। और साथ के साथ आप ये मॉक टेस्ट करने ही करने हैं आपको। अगर आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो सब बेकार है। प्रैक्टिस, रिवीजन और ये जो आपको पहले पढ़ चुके हो मेन वो आपकी नज़र में जरूर होना चाहिए लास्ट टाइम पर। भले ही मैंने ये कभी नहीं किया ऐसे जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ, इससे आपका फायदा बढ़ेगा ही। जैसे कि जो एग्जाम दिए मैंने, जैसे एमपी टेट है, एमपी टेट में मेरे 100 आए थे, यूपी टेट में 111 आए थे, सी टेट में 108 आए थे। तो ये सारे मार्क्स हैं मेरे। तो आप ये देखिए कि ये जो मार्क्स हैं ये सिर्फ इस प्रैक्टिस की वजह से हैं, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं लास्ट टाइम पे, जो PYQ होते हैं उनको करने की वजह से हो रहे हैं। और अगर साथ के साथ आप रिवीजन भी कर रहे हैं, रिवीजन, और किस चीज का रिवीजन, जो आप अभी तक पढ़े हो उसका। और दूसरी चीज ये जो मैं आपको करा रहा हूँ मेन पॉइंट, जो मुझे मालूम है एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो वहां पर ये देखने को मिलते ही मिलते हैं, वो अगर आप कर लेंगे वीडियो से तो आपको फिर ये सारी चीजें एक ही बार में कवर होती चली जाएंगी।
तो आपकी ये 7 वीडियो आनी है, कम से कम 7 की 10 भी हो सकती हैं, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल सके। इसलिए तो 7 की 10 हो सकती हैं, 10 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। और आपको उन चीज़ों का तो रिवीजन करना ही है, 5 दिन आपके बचेंगे ही बचेंगे। इनका भी रिवीजन आप कर सकते हैं बार बार, और जो आप ये मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं उनका तो एनालिसिस आपको करना ही करना है। तो कम से कम आपको 7 से 8 मॉक टेस्ट करने हैं, और उसके अलावा जो मैं आपको ये वीडियो में मैराथन की तरह कराऊंगा, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, चाहे भले ही वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, लेकिन वो उसमें जो कुछ होगा वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते उसकी। तो ये जितने भी पॉइंट सिलेबस में लिखे हैं, मुझे मालूम है इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं आता है और क्या हमेशा आता है। और रीड के लिए आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आपको रटने वाली दिखाई दे, चाहे मॉक टेस्ट में दिखाई दे चाहे पीवाईक्यू में, उनको तुरंत के तुरंत रट लीजिए। क्योंकि रटने वाली या फैक्ट वाली चीजें आपको सीधे सीधे एग्जाम में आएंगी और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जो हम याद कर रहे हैं जरूरी है वही आए, वो नहीं आएगा। लेकिन कैसे होते हैं क्वेश्चन कोई कोई कि उसमें आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, अब बच्चे ये दो, तो इन दोनों में से चूज करना बहुत ईजी रहता है। इसलिए आप जितनी ज्यादा चीजें रटेंगे उतना ही आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। हर एक चीज कहीं ना कहीं काम में आती ही आती है। तो आज की वीडियो से इतना ही, आप समझ चुके हो आगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आपको जो ये स्ट्रेटजी बताई है आप ऐसा कर लीजिए, आपका आसानी से रीट का एग्जाम पास होगा। और मुझे भी इसका मैंने अभी तक नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे ही 100% पास होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।